हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र से संबंधित विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। अभी कुछ दिनों से चर्चा में है यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। कई बार एग्ज़ाम की डेट आई, आयोग ने फिर उस डेट को कैंसिल किया। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी की स्पेशल क्लास शुरू की है, जिससे आप लोगों की चाहे जब भी परीक्षाएं हों, आप लोगों की एक अच्छी तैयारी हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये स्पेशल सीरीज मैंने प्रारंभ की है। और इस सीरीज में उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो प्रश्न यूपी के विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो जीआईसी के परीक्षाएं हों, चाहे हायर एजुकेशन की या फिर पीजीटी, सबको मिक्स करके क्वेश्चन को बनाया है। इस सीरीज में प्रत्येक टेस्ट पेपर में 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया है हमने, और जो भी आंसर इसमें मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, यह आयोग द्वारा जारी किए हुए आंसर हैं। यदि कहीं पे रहेगा कि डाउट होगा कि यह आयोग का आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो डाउट वाले होते हैं, आयोग अपनी मर्जी से भी कुछ आंसर को लगाता है। तो वहाँ भी मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि यह आयोग ने लगाया यह आंसर है, लेकिन होना तो यह चाहिए था। तो यह भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखते हैं, इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, जननांकिकी के संक्रमण निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन में पूछा हुआ जननांकिकी संक्रमण के किस रूप में संबंधित होता है। अनुक्रम पूछा हुआ है, किसे हम जननांकिकी संक्रमण का अनुक्रम कैसे व्यवस्थित करेंगे, इसके संदर्भ में पूछा हुआ है। तो पहले तो इतना जान लीजिए, कभी कभी यही पूछ लेता है जननांकिकी संक्रमण क्या होता है और इसके जो है प्रतिपादक कौन रहे हैं। तो जननांकिकी संक्रमण का सिद्धांत जो है फ्रैंक नोटेस्टिन महोदय ने दिया हुआ है। यह होता क्या है, जब समाज ग्रामीण और अनपढ़ से शहरी और साक्षर बनता है, तो इस प्रक्रिया में जन्म दर और मृत्यु दर में बदलाव आता है और इसे जनसंख्या संक्रमण काल कहते हैं। फिर समझ लीजिए, नोटेस्टिन महोदय ने इस अवधारणा को दिया है जननांकिकी संक्रमण का सिद्धांत। इसमें उन्होंने कहा कि जब समाज ग्रामीण और अनपढ़ से साक्षर या शहरी समाज में बदलता है, तो इससे क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में बदलाव आते हैं। इसी को उन्होंने जननांकिकी संक्रमण के नाम से संबोधित किया हुआ है। तो इसका अनुक्रम क्या है, जो नोटेस्टिन महोदय ने अनुक्रम बताया है जननांकिकी संक्रमण का, इसी को पूछा हुआ है। तो विकल्प में है उच्च प्रजननता, निम्न मृत्यु संख्या, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। दूसरा है निम्न मृत्यु संख्या, निम्न मृत्यु संख्या से उच्च प्रजननता तक। तीसरा विकल्प है उच्च प्रजननता, उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता तक, जिसमें बड़ा वाला पिछड़ जाता है। और डी ऑप्शन है निम्न प्रजननता, उच्च मृत्यु संख्या से निम्न प्रजननता मृत्यु संख्या, जिसमें मृत्यु संख्या पीछे रह जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोटेस्टिन महोदय ने संक्रमण के अनुक्रम का जो बताया हुआ है, उन्होंने कहा कि उच्च प्रजननता, उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता तक, जिसमें बाद वाला पिछड़ जाता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नोटेस्टिन महोदय ने ये बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुर्जुआकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। बुर्जुआकरण की प्रक्रिया, बुर्जुआकरण की बात जो है कार्ल मार्क्स महोदय ने किया हुआ है। तो बुर्जुआकरण किसे कार्ल मार्क्स ने किससे कहा है,
ये पूछा हुआ है। तो बुर्जुआकरण का मतलब होता है कि एक वर्ग जो होता है वो निम्न वर्ग की आकांक्षाओं, जीवन शैलियों को एक वर्ग जो है वो उच्च वर्ग के जीवन शैली आकांक्षाओं को अपनाता है, इसे बुर्जुआकरण के नाम से करते हैं। और यदि इसका सीधा विपरीत कर देते हैं तो उसे सर्वहाराकरण कहते हैं। तो दो अवधारणाएं हैं, बुर्जुआकरण और सर्वहाराकरण। मतलब निम्न वर्ग जो है उच्च वर्ग के अनुकरण करता है तो उसे बुर्जुआकरण कहते हैं। उच्च वर्ग का सदस्य निम्न वर्ग के अनुकरण में आता है तो उसे हम सर्वहाराकरण कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। श्रमिक वर्ग के सदस्य पूंजीपति वर्ग की आकांक्षाएं, मूल्य एवं जीवन शैली अपनाते हैं। दूसरा विकल्प है श्रमिक वर्ग के सदस्य मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं, मूल्य एवं जीवन शैली अपनाते हैं। मध्यम वर्ग के सदस्य पूंजीपति वर्ग की आकांक्षाएं, मूल्य एवं जीवन शैली अपनाते हैं। पूंजीपति वर्ग के सदस्य मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं, मूल्य एवं जीवन शैली अपनाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पूंजीपति मध्यम वर्ग का तो नहीं अपनाता, क्योंकि ये हो जाएगा मध्यम वर्ग में क्या हो जाएगा, ये सर्वहाराकरण हो जाएगा। ऊपर की तीनों चीज़ें जो होती हैं वो बुर्जुआकरण से मिलती जुलती अवधारणाएं हैं, किंतु कार्ल मार्क्स महोदय ने बताया कि मध्यम वर्ग के सदस्य पूंजीपति वर्ग की आकांक्षाएं एवं मूल्य एवं जीवन शैली को अपनाते हैं। इसी को कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआकरण के नाम से संबोधित किया हुआ है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुओं के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है, वह विचार न होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विकास न होकर जीवन की आस्था है, धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत न होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है। हिंदू धर्म की व्याख्या लिखा हुआ है, तो यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है। विद्वान हैं पी.बी. काड़े, विवेकानंद, राधा कृष्णन, शंकराचार्य। तो धर्म की यह उपयुक्त व्याख्या जो है भारतीय हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य महोदय द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शंकराचार्य महोदय ने हिंदू धर्म की व्याख्या में कहा कि हिंदुओं के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है, वह विचार न होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विकास न होकर जीवन की आस्था है, धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत न होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या जो है शंकराचार्य महोदय द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, तार्किक क्रम में लगाना है। पीटर्सबर्जन ने जिस क्रम में इसकी व्याख्या किया हुआ है उस क्रम को बताना है। स्वभावगत, संस्थानीकरण, वैदिकरण, स्थानीकरण, वैदिकरण, बाह्यकरण, स्वभावगत, वैदिकरण, बाह्यकरण, संस्थानीकरण। फिर डी विकल्प में है वैदिकरण, संस्थानीकरण, स्वभावगत या बाह्यकरण। तो ध्यान रखिएगा, पीटर्सबर्जन ने कहा कि सबसे पहले क्या होता है, स्वभावगत होता है, फिर उसके बाद स्थानीयकरण होता है, पहले व्यक्ति के स्वभाव में आता है, फिर उसका स्थानीयकरण होता है, स्थान विशेष को लोग उसका पालन करते हैं, फिर उसे वैधता दी जाती है और फिर वह बाहरी दुनिया में उसका प्रसार होता है। फिर से समझिएगा, पीटर्सबर्जन ने बताया कि सबसे पहले व्यक्तियों के स्वभाव में यह आता है, फिर उसका क्या होता है, संस्थानीकरण मतलब संस्थागत होता है, फिर उस संस्थाओं को वैधता दी जाती है, उसके बाद क्या होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह तक बाह्यकरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसका क्या होता है, फैलाव होता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु गवर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक है
हु गवर्न्स, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प में है रॉबर्ट ए डहल, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट मिशेल, टी पार्सन्स। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हु गवर्न्स पुस्तक जो है रॉबर्ट ए डहल महोदय ने लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हु गवर्न्स पुस्तक के लेखक रॉबर्ट ए डहल हैं, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण नियोजित एवं अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है। सामाजिक नियंत्रण जो होता है नियोजित एवं अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सामाजिक नियंत्रण की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा है, यह किसने लिखा हुआ है? रॉस, ब्रियरली, ऑकबर्न एवं नेमकॉफ, पार्सन्स। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन लगभग पीजीटी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इसका राइट आंसर होगा बियरली महोदय ने जो है सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा बियरली महोदय ने दिया है, तो इस प्रकार से भी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ उपागम वस्तुतः इंगित करता है? किस प्रकार के अध्ययन को अधीनस्थ उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? श्रमिक वर्ग का परिप्रेक्ष्य, निम्न तल का परिप्रेक्ष्य, आम जनों का परिप्रेक्ष्य, कमजोर वर्गों का परिप्रेक्ष्य। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अधीनस्थ उपागम को निम्न तल का परिप्रेक्ष्य कहा जाता है, तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा। यदि निम्न तल का परिप्रेक्ष्य या अधीनस्थ उपागम की बात करेंगे तो इसके समर्थकों में बी.आर. अम्बेडकर आते हैं और डेविड हार्डीमैन आते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, अधीनस्थ उपागम इसी को कहते हैं निम्न तल का परिप्रेक्ष्य, यानी कि नीचे के वर्गों के माध्यम से समाज का अध्ययन जो किया जाता है उसे निम्न तल का परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। इसे ही उपाश्रित उपागम के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है? समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है, किसने कहा है? पीटर बर्गर, एंथोनी गिडेंस, सी राइट मिल्स, जूगर हैबरमास। ध्यान रखिएगा, ए विकल्प में पीटर वर्गर है और पीटर वर्जर, चूँकि ये इंग्लिश का शब्द होता है, नाम है इंग्लिश के, तो इन्हें उच्चारण में कुछ लोग बर्गर कहते हैं और कुछ लोग बर्जर भी कहते हैं, तो इस पर आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो समाजशास्त्र को मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है, यह जो है पीटर वर्जर महोदय ने कहा है, तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पीटर वर्जर महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र का मूल भाव है समाजशास्त्र की वास्तविकता का पर्दाफाश करना या सामाजिक वास्तविकता का पता लगाना, इसका मूल काम है। अगला प्रश्न है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना जिसके 3 पक्ष होते हैं। उसमें से 2 ऊपर लिखे हुए हैं, एक है व्यक्तित्व व्यवस्था, दूसरा है सांस्कृतिक व्यवस्था, और निम्नांकित में से उनके द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी है? फिर से समझ लीजिएगा, सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना और इस व्यवस्था के 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। इस व्यवस्था में 3 प्रकार की व्यवस्थाओं की चर्चा करते हैं। तो 2 तो ऊपर दिया हुआ है, व्यक्तित्व व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था।
तीसरी व्यवस्था जो पार्सन्स द्वारा उल्लेख की गई थी वो कौन है? आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एवं मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पार्सन्स ने व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटक तकनीक के अंतर्गत समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? किसने दी है? नाटक तकनीक के माध्यम से समाज की अवधारणा की व्याख्या किसने किया? इसमें फ्रंट और बैक की बात करते हैं, किसने किया है? G.H. मीड, अल्फ्रेड शूज, गॉफमैन, हेराल्ड गारफिंकल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाटककारिता का सिद्धांत जो है इरविन गॉफमैन महोदय का है और इन्होंने ही इसमें फ्रंट और बैक की बात की है। कभी कभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि नाटककारिता के सिद्धांत में गॉफमैन ने किन दो अवधारणाओं का प्रयोग किया हुआ है? तो इन्होंने फ्रंट और बैक की अवधारणा का प्रयोग किया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत, जनसंख्या का सापेक्ष सिद्धांत किनसे संबंधित है? इसमें दो विद्वानों के नाम हैं, एक तो निरपेक्ष सिद्धांत जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और दूसरा है सापेक्ष सिद्धांत, किनके द्वारा दिया गया है? माल्थस और किंग्सले डेविस, किंग्सले डेविस और मूरे, माल्थस और कार्ल मार्क्स, माल्थस और थॉमसन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और सापेक्ष सिद्धांत जो है माल्थस और कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, माल्थस जो है जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत देते हैं और कार्ल मार्क्स जो है जनसंख्या का सापेक्ष सिद्धांत देते हैं। ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। निरपेक्ष सिद्धांत में कार्ल मार्क्स माल्थस ये कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से जो होता है समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए जनसंख्या नियंत्रित रखनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने कहा सर्वहारा वर्ग को यदि क्रांति लाना है, सर्वहारा वर्ग को पूंजीपति वर्ग से छुटकारा पाना है तो उसे जनसंख्या वृद्धि करनी पड़ेगी, अपने जनसंख्या बल को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए माल्थस जो है निरपेक्ष सिद्धांत से संबंधित हैं और कार्ल मार्क्स जो हैं सापेक्ष सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक लिखी? ध्यान रखिए दोस्तों, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे, ए.आर. देसाई, डी.एन. मजूमदार। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह पुस्तक जो है इरावती कर्वे महोदय की है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कर्वे ने लिखा है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या अध्ययन के सामाजिक केसकी की अवधारणा किसने प्रयोग की है? सामाजिक केसकी का सिद्धांत, जनसंख्या अध्ययन में सामाजिक केसकी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थॉमस माल्थस, हर्बर्ट स्पेंसर, डेविड हार्डीमैन, आइसले ड्यूमा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, समाजशास्त्र में जनसंख्या से संबंधित यदि बात करेंगे तो आइसले ड्यूमा महोदय ने जो है समाज में जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत दिया हुआ है और लुई ड्यूमा जो है भारतीय समाज का अध्ययन करके व्याख्या दिए हुए हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज न होइएगा, लुई ड्यूमा विकल्प रहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लुई ड्यूमा ने जनसंख्या संबंधी बात नहीं की है, वो भारतीय समाज की जाति व्यवस्था से संबंधित कुछ चर्चा करते हैं।
जबकि जनसंख्या संबंधी सिद्धांत जो है आइसले ड्यूमा महोदय ने दिया हुआ है, और आइसले ड्यूमा महोदय ने ही बताया जनसंख्या के केसिकीय सिद्धांत की चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र में परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। परिस्थिति एवं भूमिका की चर्चा सबसे पहले किसने की। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1936 ईस्वी में एक पुस्तक आई थी, द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन में ही सबसे पहली बार परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, और परिस्थिति और भूमिका के सबसे पहली बार जो है राल्फ लिंटन महोदय ने प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कर्म के सिद्धांत के बारे में इन नीचे विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो पहले है, कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है। कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसमें कर्मफल अनिवार्य है। कर्म सिद्धांत व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्म का फल जो होता है व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक है। ये सही बात सही है कि व्यक्ति कर्म करेगा तो उसका कोई न कोई प्रतिफल अवश्य मिलेगा। यदि आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इस प्रकार से यह व्यवहारिक है और वैज्ञानिक भी है। दूसरा है, कर्म फल अनिवार्य है। तो यह भी बात सत्य है कि आप कर्म करेंगे तो कुछ न कुछ उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। दूसरी चीज़, कर्म का सिद्धांत जो है, कर्म के सिद्धांत जो गीता में व्याख्या किया गया है कि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये बात सही है कि ये इस जन्म में आपने जो भी कुछ किया होगा पाप और पुण्य, वह अगले जन्म में भी आपको क्या करने पड़ेगा, मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत जो है कर्म और पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। किंतु कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी नहीं होता, यह भाग्य पे निर्भर नहीं करता। यानी आपने जिस प्रकार का कर्म किया है उस प्रकार का फल आपको मिलेगा। इस प्रकार से आपका भाग्य जो होता है वो कर्म पे निर्भर होता है, न कि आपका भाग्य निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के कर्म करेंगे। तो इस प्रकार से कर्म का सिद्धांत जो है भाग्यवादी नहीं होता है। यह कर्म करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या है, यही सही नहीं है। अगला है, आदर्शात्मक संस्कृति की चर्चा किसने की है। आदर्शात्मक संस्कृति विकल्प में है गिलिन एवं गिलिन, सोरोकिन, आकबर्न, मैकाइवर एवं पेस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आदर्शात्मक संस्कृति की बात जो है सोरोकिन महोदय ने किया है। सोरोकिन महोदय ने जो है 3 प्रकार की संस्कृतियों की चर्चा करते हैं। उन्होंने बताया कि संस्कृति जो होती है वो चेतनात्मक होती है, दूसरी भावनात्मक होती है, और तीसरी क्या होती है, आदर्शात्मक होती है। तो उन्होंने बताया कि चेतनात्मक संस्कृति वह संस्कृति होती है जो इंद्रिय संस्कृति के नाम से जानते हैं, ये पहले स्तर पर पाई जाती है। फिर आदर्शात्मक संस्कृति होती है, और एक छोर पे क्या होती है, भावनात्मक संस्कृति, जिसे विचारात्मक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और सोरोकिन ने यह बताया कि यह संस्कृति जो है चेतनात्मक से भावनात्मक की तरफ जाती है, लेकिन बीच में वह आदर्शात्मक स्थिति में पहुंचती है। तो इस प्रकार से आदर्शात्मक संस्कृति की बात, 3 प्रकार की संस्कृतियों की चर्चा जो है सोरोकिन महोदय करते हैं, चेतनात्मक, आदर्शात्मक और भावात्मक। अगर दूसरी चर्चा करें, दूसरा नाम अगर बात करें इनमें, तो ऐन्द्रिक, आदर्शात्मक या भावनात्मक को ही विचारात्मक के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो यह उल्लेख जो है सोरोकिन महोदय ने किया है। सोरोकिन ने की पुस्तक है कंटेम्प्रोरी सोशियोलॉजी
थियरी। और इनकी एक और पुस्तक है जो बार बार पूछा जाता है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। इसी में ही इन्होंने संस्कृति का उल्लेख किया है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में ही 3 प्रकार की संस्कृतियों को इन्होंने चर्चा किया हुआ है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा पेरेटो की है? पेरेटो ने किस प्रकार की अवधारणा, इसमें से कौन सी अवधारणा को दिया हुआ है? अतार्किक क्रिया, ऐतिहासिक भौतिकवाद, विसंगति, संस्कृति। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विसंगति की बात जो है दुर्खी महोदय करते हैं और साथ में वेबर महोदय का भी इसमें आता है, किंतु पेरेटो ने इसकी चर्चा नहीं किया हुआ है, तो यह तो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या कार्ल मार्क्स करते हैं, पेरेटो ने इसकी व्याख्या भी नहीं किया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। संस्कृति की भी चर्चा जो है विल्फ्रेड पेरेटो नहीं करते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ए ऑप्शन अकेला बचा, यह सही हो जाएगा। विल्फ्रेड पेरेटो ने तार्किक क्रिया एवं अतार्किक क्रिया, समाज की क्रियाओं को 2 भागों में बांटा हुआ है, तार्किक क्रिया एवं अतार्किक क्रिया। तो इस प्रकार से पेरेटो की अवधारणा जो है अतार्किक क्रिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? जजमानी व्यवस्था, द जजमानी सिस्टम पुस्तक लिखते हैं विलियम वाइजर, जो है करीमपुरा गांव का अध्ययन करते हैं, उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव का अध्ययन करते हैं। पहली बार किसी ने किया है तो वह जो है विलियम वाइजर महोदय ने किया हुआ है, और उसी में जजमानी व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। तो किस व्यवस्था को, किस प्रकार के संबंधों की व्यवस्था होगी, तो उसे जजमानी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इस पहला है विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को। तो ध्यान रखिएगा, जजमानी व्यवस्था जो है जब इसका उल्लेख किया गया था तो यह अस्थायी संबंध नहीं था, यह अस्थायी संबंध होता है। प्रजा जैसे करीम के नाम से जाना जाता है, और यजमान और करीम के बीच जो है अस्थायी संबंध होता था। न यजमान करीम को बदल सकता था, न करीम जो है यजमान को बदल सकता था। तो इस प्रकार से यह अस्थायी संबंध होते थे, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा है, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों के अंतःक्रिया को। तो ध्यान रखिएगा, यह परंपराओं पे आधारित होती थी, लेकिन विभिन्न जातियों के जातियों के कर्म के आधार पे कौन सी जातियां किस प्रकार के कर्म करेंगी, इसके आधार पे हुआ करता था। तो यह भी गलत हो जाएगा। एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने की। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जजमानी व्यवस्था में एक जाति जो होती है दूसरी जाति की सेवा करती है अपने कार्यों के माध्यम से। जिस प्रकार के कार्य उन्हें समाज द्वारा सौंपे गए हैं, उन कार्यों के माध्यम से एक जाति दूसरी जाति की क्या करती है? सेवा करती है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आयोग ने इसी आंसर को सही माना था, किंतु कुछ बुकों में जो है आपको बी आंसर भी मिलेगा सही में, सही है, किंतु इसमें ए विकल्प गलत है। आयोग ने सी माना है। ए और बी और सी लगभग मिलते जुलते हैं, सही के करीब हैं, इसलिए आयोग ने सी माना है, तो हम लोग भी इसे क्या मानेंगे? सी ही ऑप्शन को सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान का सही क्रम पहचानिए। सामाजिक अनुसंधान जो है, कोई भी शोध कार्य होता है उसकी एक निश्चित क्रम होता है, तो उस क्रम को बताना है। प्रतिवेदन लेखन, तथ्य विश्लेषण, पूर्व अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण, अवलोकन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको मैंने पिछले ही किसी वीडियो में इसको सॉल्व कराया हुआ है कि जब कभी क्या होता है, शोध कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है,
विषय वस्तु या शोध समस्या का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहला क्रम यह है। तो इसमें इन क्रमों में शोध समस्या का उल्लेख नहीं किया हुआ है, तो आप लोग इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, शोध समस्या से संबंधित क्या किया जाता है, उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से 4 पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर क्या किया जाता है, विषय का निर्धारण हो गया, उपकल्पना का निर्माण हुआ। उसके बाद जो उस शोध से संबंधित पहले अध्ययन किए गए हैं, उन अध्ययनों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो उसे कहते हैं पूर्व अध्ययन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसे कहते हैं। तो ये दूसरे क्रम पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, टूल्स का निर्माण किया जाता है। तो टूल्स इसमें अवलोकन को दिया हुआ है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में जो है शोध का प्रतिवेदन लिखा जाता है, ये लास्ट में आएगा। तो पहले नंबर पे 4, उसके बाद पूर्व अध्ययन 3, फिर 5, 2, 1, 4, 3, 5, 2, 1। इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक अनुसंधान किस तकनीक पर आधारित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक जो है, अमेरिका के विद्वान थे विलियम व्हाइट, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। और विलियम व्हाइट ने अमेरिका की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों का जो है सहभागी अवलोकन से अध्ययन किया था। जाते हैं वहाँ पे रह करके उनके साथ घुल मिल करके शोध कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से यह क्या है, सहभागी अवलोकन पे आधारित एक अध्ययन था। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है। अपराध का कौन सा सिद्धांत जो है सुखवाद पर आधारित है, यानी कि हम अपराध करेंगे, इससे हमें सुख की अनुभूति होगी। यानी कि जो अगर पकड़े भी गए तो फिर क्या होगी, सज़ा होगी, फिर भी हमको क्या होगा, अपराध की तुलना में उतनी सज़ा नहीं मिल पाएगी। तो इसे सुखवादी परिप्रेक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है, अपराध का सुखवादी परिप्रेक्ष्य। ये कौन से संप्रदाय के अंतर्गत आता है, शास्त्रीय संप्रदाय या सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य, प्रारूपवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य, या समाजशास्त्री सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपराध का सुखवादी सिद्धांत जो है शास्त्रीय संप्रदाय, यानी ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। 73वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है, तो यह जो है पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज में जो है महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से यह महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, आंसर 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ज्ञान दूत प्रोजेक्ट जो है यह है ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 का 4 हो जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय, जैसे कई कंपनियां हैं ऐप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को खरीद बिक्री करती हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, शॉपी है। ऐसे कुछ जो
ई कॉमर्स जो होती हैं इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को खरीदने के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं, ये ई कॉमर्स के नाम से जानी जाती हैं। तो डी का क्या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से 2 1 4 3 2 1 4 3 सी विकल्प में है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 2 1 4 3। अगला है एजिल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। एजिल की बात करेंगे दोस्तों, तो एजिल ए से हो जाता है एडेप्टेशन, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। गोल, जी से गोल हो जाता है, जिसे लक्ष्य कहा जाता है। उसके बाद आई जो है इंटीग्रेशन, एकीकरण के नाम से जाना जाता है। और यल जो है लेटेंसी। तो एजिल, एडेप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन और लेटेंसी की बात जो है तालकट पार्सन्स महोदय करते हैं। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्न में से क्या कहेंगे। समाज की संरचना में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन। तो ध्यान रखिएगा, समाज की संरचना में जो परिवर्तन होता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है दन्यूर कृति किसकी है। दन्यूर जनजाति का अध्ययन करके दन्यूर पुस्तक लिखी है। यह किसके द्वारा लिखी गई है। रेडक्लिफ ब्राउन, एडवर्ड स्टील, इवांस प्रिचार्ड, इवान इलिच। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इवांस प्रिचार्ड महोदय ने अफ्रीका की न्यूर जनजाति का अध्ययन करते हैं और द न्यूर पुस्तक की रचना करते हैं इवांस प्रिचार्ड महोदय। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने समाज के उद्विकास की जंगली बर्बर सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है। जंगली, बर्बर एवं सभ्य, ये उद्विकासी समाजशास्त्री रहे हैं। तो इसमें जो है स्पेंसर, काम्टे, मार्गन, पार्सन्स जो है विकल्प में है। तो जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्थाओं का उल्लेख जो है मार्गन महोदय ने किया हुआ है। एशियन सोसाइटी नामक पुस्तक आई थी इनकी, इसी पुस्तक में इन्होंने जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्थाओं का मानव का उद्विकास किस क्रम में हुआ है। सबसे पहले वो जंगली अवस्था में रहता था, फिर बर्बर अवस्था में आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उद्विकास होते होते किस में अवस्था में पहुंचा, तो सभ्य अवस्था में पहुंचा। ऐसी चर्चा जो है एशियन सोसाइटी नामक पुस्तक में मार्गन महोदय ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। जातीय संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में पर्याप्त प्रतिनिधित्व। उपयुक्त आधार पर निम्नलिखित में से किसने किया है। मतलब पिछड़े वर्ग के लिए ये आधार किस आयोग द्वारा तय किया गया था। काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के ही ये दो स्वरूप ऊपर के हैं। और यह जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है काका कालेलकर आयोग जो बना था 1956 ईस्वी में, इसी आयोग द्वारा यह पिछड़े वर्ग के आधार निर्धारित किए गए थे। इन आधारों पर पिछड़ा वर्गों की चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न है सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया निम्न से प्रारंभ होती है। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया किस
स्थान से प्रारंभ होती है, शब्द से, अवधारणा, उद्देश्यवाद, विचार। तो ध्यान रखिएगा, सिद्धांत का निर्माण सबसे पहले वह अवधारणा होती है। अवधारणा जब विस्तृत रूप में स्थापित हो जाती है, बार बार क्रियाएँ होने लगती हैं, तो से अवधारणा क्या बनती है, सिद्धांत के रूप में परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी अवधारणा है इसमें, समाज की सावयवी अवधारणा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, स्थितिकी एवं गतिकीय समाज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, स्थितिकी एवं गतिकी की बात जो है अगस्त काम्टे महोदय करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात जो है कार्ल मार्क्स करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। समाज का सावयवी अवधारणा जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समाज का सावयवी अवधारणा वह होती है जिसमें क्या किया जाता है, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मानव के शरीर का विकास हुआ है, जैसे बच्चा गर्भ में होता है, धीरे धीरे उसके अंगों का विकास होता जाता है, उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि प्रारंभ में समाज के अंग एक ही में मिक्स हुआ करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, इसके विभिन्न प्रकार के अंग बनते गए, यानी संस्थाओं का नाम, व्यवस्थाओं का निर्माण होता गया। तो इस प्रकार से समाज की सावयवी अवधारणा जो है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, और ये इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से विशिष्ट चालकों की कौन सी विशेषता नहीं है। विशिष्ट चालकों की कौन सी विशेषता इसमें नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो विशिष्ट चालकों में विशेष प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। यह सही है कि विशिष्ट चालक जो हैं मनुष्य को विशेष प्रकार की प्रेरणाएं प्रदान करते हैं। ये प्रेरणाओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं। यह भी बात सही है कि ये क्या होती हैं, अधिक स्थिर होती हैं। विशिष्ट चालक स्वयं मूल प्रवृत्ति नहीं वरन इनकी अभिव्यक्ति हैं। ये भी सत्य है। तो डी ऑप्शन ही गलत होगा दोस्तों। देखते हैं उसको। विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते हैं, ये गलत है, क्योंकि विशिष्ट चालकों में अतार्किक तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चूँकि उसमें पूछा है कौन से चालकों की विशेषता नहीं है, तो डी विशेषता विशिष्ट चालकों की नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों 30 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट यहीं पे पूर्ण होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।